नमस्कार, आदाब। मुद्दे की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन एक नया मुद्दा होता है। चूँकि लगातार मुद्दों का दौर चल रहा है तो हमें कहीं ना कहीं मुद्दे पर बात करनी चाहिए, चाहे वो डेंगू का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का मुद्दा हो, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ा मुद्दा हो। तो लगातार आरके टीवी का ये नया कार्यक्रम शाम 7 बजे मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत करता है आरके टीवी, और लगातार नए मुद्दों को लेकर आता है और उन मुद्दों में विशेषकर जनता से जुड़े, जनता के हित के लिए ही जो भी कार्यक्रम करते हैं हम लोग, वो सीधे जनता तक जुड़े होते हैं। तो आज सवेरे से ही आपने देखा होगा कि एक नया मुद्दा है। हमारे साथ अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ जो मौजूद है। प्रति रविवार को हमारा एक नया कार्यक्रम रहता था जो हर 12 बजे, प्रत्येक रविवार को 12 बजे आता था, जिसमें लगातार सीए पवन अग्रवाल जी आपके सवालों के सीधे जवाब देते थे। तो आज वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कुछ बदलाव हुए उस पर बात करेंगे। तो सीधे उनसे रूबरू होते हैं। उससे पहले आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सबसे ख़ास और अहम सवाल ये कि आज का मुद्दा जो है वो सीधे जनता से जुड़ा है, महंगाई से जुड़ा है, बेरोजगारी से जुड़ा है, नौकरियों से जुड़ा है, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों के जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, आप हमारी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और शेयर लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले स्वागत कराएंगे आप सभी दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं अर्थ विशेषज्ञ सीए पवन अग्रवाल जी। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ इस आरके टीवी आवाज़ जी। सर, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल, ख़ास अगर हम कहें देश की अर्थव्यवस्था, क्या कुछ आपको किस नज़रिए से देखते हैं आज की और पहले की अर्थव्यवस्था को? देखिए, आज का मुद्दा बहुत अच्छा है जी सर। और ये पूरे देश और समाज के हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संबंधित है। जहाँ तक भारत की अर्थव्यवस्था की बात है, पिछले 3-4 साल को यदि हम छोड़ दें तो अब ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था भारत की पुनः उन्नति की ओर है। और यदि यही हिसाब चलता रहा, इसी गति से भारत की अर्थव्यवस्था चलती रही, तो ऐसा लगता है कि कुछ समय में जो अपेक्षाएं हैं इस अर्थव्यवस्था में उन्नति होने की, वो सारी हम अर्थव्यवस्था में हम कुछ समय में बहुत सारे बदलाव देखने को आतुर हैं और हम देखेंगे। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं देश में बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम, कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे पड़ेगा उस? देखिए, डीजल पेट्रोल फ्यूल जो भी है, जिसको कि आम आदमी आवागमन में, माल के भेजने में जो प्रयोग करता है, इधर कुछ दिनों से सरकार ने इसका एक फॉर्मूला बदल दिया और जो बेसिक प्राइस है उस पर सरकार ने परसेंटेज के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगा दी। अब उसका प्रभाव ये हो रहा है, सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी, जैसे इन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स कम थे, उसके बावजूद भी सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी और बढ़ा दी। सरकार का कहना यह है कि इस स्रोत से बहुत बड़ी जो हमको आय होती है, उसको हम जो गरीबों में अन्न बांट रहे हैं, जो डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं, जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इन सारे कार्यों को करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं जो हम इस स्रोत से लेते हैं जी। ये एक सरकार का एक पक्ष है जी। यदि दूसरा पक्ष हम देखें, हम भारत को देखें, इकोनॉमी को देखें, पूरे समाज को देखें, या आम एक बहुत छोटे से नौकरी पेशा व्यक्ति को भी देखें, उसके ऊपर ये बोझ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जी। और उसके ऊपर ही नहीं बढ़ रहा, इसका प्रभाव असल में इस तरह से होता है कि जैसे एक पानी की बूंद, पानी के पौंड में
एक कंकड़ी डाली जाए तो धीमे धीमे वो सर्किल बहुत बड़ा होता जाता है। लगभग यही स्थिति इसकी है। जब सरकार पैसा बढ़ता है पेट्रोल और डीजल का, तो उसका प्रभाव ट्रांसपोर्ट पर भी आता है। तो जो माल हमको भेजना होता है अपने व्यापार के लिए, उसकी भी लागत बढ़ जाती है जी। उसका अपना पर्सनल खर्चा बढ़ जाता है। यानी ओवरऑल इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ जो भी खाद्यान्न आता है, किसान लेकर के आता है, जी। उसके ऊपर कॉस्ट बढ़ जाती है। हमारे यहाँ जो मेडिसिन हॉस्पिटल्स में आती हैं जी। वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आती हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यानी इस चीज़ का प्रभाव हर व्यक्ति कोई ना कोई किसी न किसी रूप में उस पर प्रभाव जरूर पड़ता है जी। चाहे वो व्हीकल यूज़ करे या ना करे। मान लिया व्हीकल नहीं भी यूज़ करता है, तब भी उसको ट्रांसपोर्ट के रूप में यदि कहीं जाता है, रेल ने जैसे रेट बढ़ा दिए, बसेज ने रेट बढ़ा दिए, जी। तो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव तो पड़ता ही। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर पड़ता है। सरकार का कहना ये है कि 1 रुपया यदि पेट्रोल का डीजल का दाम बढ़ता है तो सरकार को उससे 10,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है जी। इसका हम अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 10,000 करोड़ रुपया आखिर भारत समाज के जितने भी व्यक्ति हैं जी। उनकी ही जेब से निकल रहा है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा, केवल उन पर ही नहीं जो व्हीकल चलाते हैं। बहुत सारे लोग बसों में सफ़र करते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं। सर सवाल ये है कि हमारे देश की अगर हम बात करें तो भारत कहीं ना कहीं जो अपना पेट्रोल डीजल है वो बाहर अन्य देशों को भी दे रहा है, तो वहाँ सस्ता है और यहाँ महंगा क्यों है? जैसा मैंने बताया, ये सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी है, इसका मात्र और एकमात्र कारण सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी है जी। केंद्र सरकार ने इस पर एक्साइज ड्यूटी के रूप में लगा दिया। अब उसी को ही जब ये स्टेट में पहुंचता है पेट्रोल या डीजल, तो वहाँ पर सरकार संबंधित राज्य सरकारें वैट के रूप में टैक्स कलेक्ट करती हैं। तो यानी टोटल जो टैक्स के रूप में सरकार के पास पहुंचता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यदि हम दोनों को मिला दें तो 30 रुपये से लेकर के 60 रुपये तक जो टैक्स है वो पेट्रोल के प्राइस पर, बेसिक प्राइस पर लगता है, जो सरकार के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। बिल्कुल सर। हम जब बाहर जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हम बेसिक रेट पर को बेचते हैं, तो इसलिए वहाँ पर सस्ता है। तो वहाँ की सरकारों ने, विदेशों की सरकार ने उस पर टैक्स नहीं लगाया हुआ है। हम अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल की ही बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ यदि 100 रुपये है तो वहाँ पर जो है 70 रुपये आज भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने टैक्स नहीं लगाया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट ने काफ़ी टैक्स लगाया हुआ है। इस कारण से हमारे यहाँ कंज्यूमर्स को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल है सर, ये पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के अलावा सर अगर हम युवाओं की बेरोजगारी की बात करें, कोरोना काल में करोड़ों युवा बेरोजगार हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इसको बहुत ही ये महसूस करता हूँ कि ये बहुत ही काला पीरियड था, काला समय था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे नौजवान युवकों के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए और लगभग हर व्यक्ति के लिए जी। यदि हम अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर देखें तो जब से नोटबंदी हुई उस पीरियड से लगातार हमारी अर्थव्यवस्था गिरती चली गई और पिछला जो आंकड़ा आया था उस समय हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ -23.7% थी। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था 9 और 10% रहती थी उसमें भी गिरावट का दौर -23.7 था। इसका मतलब है हम लगभग 1/3 टोटल जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो हमारी कम हो गई। ये तो रहा एक आंकड़े की बात। यदि हम इस दृष्टि से देखें, बहुत छोटे छोटे जो व्यापार करने वाले लोग थे
वो लोग प्रभावित हुए। जी। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, चली ही नहीं गई। जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलनी थी उनको नहीं मिली, नौकरियां चली गई। जी। बहुत सारे लोगों की जो कर रहे थे नौकरियां, जैसे अभी एक विदेशी कार कंपनी ने ये घोषणा की है कि वो 1 अप्रैल से अपने सारे जो प्लांट हैं वो बंद कर रही है। उसके कारण से लगभग 40,000 लोगों की नौकरियां, और जो उनसे डीलर्स हैं जिनका के करीब करीब एक 8-10 हज़ार करोड़ रुपया उनका फंसा हुआ है, वो सब उसमें गर्दिश में आ गया। तो ये जो दौर चला, इसमें जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ना हो करके माइनस में चली गई, यानी बिल्कुल नहीं हुई। उसका प्रभाव ये पड़ा कि आज हमारा व्यक्ति अपनी पूंजी खा गया। पहले उसने बचत ख़त्म करी, बचत के बाद में उसने अपने जो कुछ भी पूंजी थी उससे काम चलाया, उससे भी काम नहीं चला तो उसने अपने आवश्यक जो खर्चे थे उनको इस हद तक खर्च कम किए जो उसकी अब सेहत पर भी प्रभाव डालने लगे। मुझे तो यहाँ तक भी पता चला है कि जो लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करते थे जी। अब वो क्योंकि उतना महंगा नहीं ले सकते, तब वो पाम ऑयल ले रहे हैं, जो कि पाम ऑयल डॉक्टरों ने कहा हुआ है कि बेहद शरीर के लिए घातक है, लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने अपने जीवन में कई सारे पड़ाव देखे होंगे, आपकी ये एज भी है। सर मैं जानना चाहूँगी, क्या इससे पहले कभी इस तरह का माहौल रहा, इस तरह की अर्थव्यवस्था चरमराई, या लोगों का आम दिनचर्या जो है वो बदला, लोगों की खान पान की चीज़ें बदली, ऐसा कभी ऐसा समय आया सर? देखिए, मैंने जब से खुद संभाला है, जब से मुझे ऐसा लगता है, या इंडियन इकोनॉमी की हम बात करें, इंडियन इकोनॉमी में कई पड़ाव आए जी। जब भी इकोनॉमी स्लो हुई तो कुछ ना कुछ एक ऐसे चेंजेज हुए जिसके कारण से इकोनॉमी बूस्ट अप कर गई। यदि हम देखें, सबसे पहले जब 47 के बाद में सबसे पहली क्रांति एक हरित क्रांति आई थी जी। उसके एक 8-10 साल बाद एक जो है वाइट क्रांति आई। वाइट क्रांति का मतलब दूध उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया। एक 91 का यदि हम दौर देखें, उस समय हमारे देश की स्थिति ये हो गई थी कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं था और हमको देश का सोना गिरवी रखना पड़ा जी कर्ज लेने के लिए। तो इस तरह के पड़ाव आते रहते हैं और इससे जनमानस भी प्रभावित तो अवश्य होता है कहीं ना कहीं। लेकिन ग्रोथ जो थी वो स्लो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कभी तेज़ हुई कभी स्लो हुई, लगातार चलती रही। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट हमने अभी कुछ दिनों में जो देखा है वो बहुत भयानक है, और इस दौर से अब हमारी इकोनॉमी निकल चुकी है और हमें पूरा उम्मीद है और हम आशा भी करते हैं कि सरकार विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए उद्योगों की ओर ध्यान देगी जी। उन पुरानी चीज़ों को एक बार पुनः जागृत करना पड़ेगा। हमको घर घर एक ऐसा वातावरण पैदा करना पड़ेगा जहाँ घर घर बिल्कुल इनकम का साधन उपलब्ध हो। जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारी ग्रोथ अपेक्षित नहीं होगी। सर, जैसा कि हमने देखा है कि आप अर्थव्यवस्था पे काम करते हैं, आपको बहुत अनुभव है, बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन अगर हम आम जनता की इन दोनों राय देखें अर्थव्यवस्था को लेकर, तो बिल्कुल भी आम जनता की राय ठीक नहीं है। हमेशा आम जनता परेशान है, दुखी है। पेट्रोल की स्थिति को लेकर, घरेलू गैस के सिलेंडर को लेकर, डीजल को लेकर, क्या मानते हैं आप इसको? ये जो जनता कह रही है वो अपने दिल से कह रही है और वास्तविक बात कह रही है। आज स्थिति ये है कि जनता का मानना ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। जनता कहीं पर भी झूठ नहीं बोल रही। उसको इस समय अपना आवश्यक खर्चे भी मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। उसका
यदि 2,000 रुपये का खर्च है महीने का, तो वो 2,100 या 2,200 रुपये हो जाता है, जबकि आमदनी उसकी वहीं की वहीं जी। है। आमदनी वहीं की वहीं है, और उसको एक और भय हमेशा बना रहता है कि कल को ऐसा ना हो आने वाले दिनों में मेरी आमदनी और कम हो जाए। इसलिए वो हर समय भयभीत है, परेशान है, और रेस्टलेस जिसको कहना चाहिए जी। कि वो बिल्कुल बेचैन है। उसका सिर्फ एक कारण ये है कि इस समय वो फाइनेंशियली इस समाज की एक एक इकाई बिल्कुल बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है फाइनेंशियली। यदि हम देखें, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो वेतनभोगी हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो मध्यम व्यापारी हो, इस समय ये सभी लोग बेहद परेशान हैं, और उनको सब सूझ नहीं रहा कि अब वो क्या करें और क्या ना करें। बिल्कुल सर, कोरोना से हमारे देश पर, हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, कोरोना और इसके बाद में अब इस समय जैसे डेंगू चल रहा है, जी, जी। इन सभी चीज़ों ने व्यक्ति की जो स्वास्थ्य के ऊपर बेहद बुरा प्रभाव डाला। जी। लेकिन सबसे बड़ा कोरोना का जो प्रभाव रहा वो रहा लॉकडाउन का। जब बहुत लंबे समय का लॉकडाउन हुआ था, उस समय जो उद्योगों की स्थिति थी वो बिल्कुल चरमरा गई थी। जी। जब उद्योगों की स्थिति चरमराई और बहुत बड़ी संख्या में लेबर ने माइग्रेट किया जी। एक राज्य से दूसरे राज्य में, अब यानी दूसरे राज्य से जहाँ वो थे और अपने राज्य में जहाँ वो रहते थे जी। आए। उसके कारण से आज भी बहुत सारी जगह अभी उद्योग पनप नहीं पाए हैं, उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं जिस लेवल पर वो कोरोना से पहले थे। आज अच्छी बात यह है, क्योंकि व्यापारी हमेशा होपफुल होता है, हमेशा व्यापारी एक ये सोचता है, क्योंकि वो तो अपने पहले पूंजी और श्रम लगा करके वो उम्मीद करता है कि मेरा आगे वाला दिन बहुत अच्छा होगा। इसी उम्मीद में हमारा व्यापारी लगा हुआ है, और मैं उसकी बहुत हृदय से तारीफ़ करता हूँ कि वो जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं। आज मैं देख भी रहा हूँ अखबारों और टीवी के माध्यम से जिस तरह से व्यापार में प्रगति हो रही है, तो ये उनकी जज्बे का सलाम है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, और उम्मीद है कि ये जज्बा उनका बना रहेगा। वो कहीं पर भी मेरा व्यापारी निराश नहीं है, और वो लगातार अच्छे दिन की इंतज़ार में वो अपना सब कुछ इस समय दांव पर लगा चुका है। सर, हमें अपनी देश की अर्थव्यवस्था के लिए हमारी सरकार को ऐसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ऐसे क्या करना चाहिए जिससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ बने? देखिए, इसमें बहुत सारे मत हो सकते हैं, और सरकार का अपनी विशेषज्ञ समितियां होती हैं, वो उनका मत है। लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जो किसी ज़माने में एक महात्मा गांधी ने जो से एक सिद्धांत दिया था, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। जी जी। तो जो हमारे यहाँ जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, यदि वे पनपेंगी, वहाँ पर इनकम जनरेट होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो यूथ है वो हर समय नौकरी की ओर नहीं देखेगा। बिल्कुल। उसके बाद दो ऑप्शन होने चाहिए, भाई नौकरी मिल जाए बहुत अच्छा है, नौकरी नहीं मिल रहा तो अपना भरण पालन करने के लिए वो एक इफ़ेक्टिव कोई भी उसमें कार्य में लगा हुआ है, प्रोडक्टिव कार्य में लगा हुआ है। ऐसा ना हो कि उसको नौकरी तो मिली नहीं और वो खाली बैठा हुआ है। यदि वो खाली बैठा हुआ तो जाहिर सी बात है वो क्राइम की ओर आकर्षित हो जाए। बिल्कुल। क्राइम ना बढ़े, छोटी छोटी इकाइयाँ पनपें, इसके लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए। आज हमारा जो मैं देखता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित है, कोई भी यूथ एग्रीकल्चर में काम नहीं करना चाहता। यदि ऐसा हो गया और यही धारणा बनी रही तो कल को हमारे यहाँ फिर खाद्यान्न कैसे पैदा हो। तो मेरा अपना सुझाव ये है और सोच ये है कि हमको छोटे छोटे उद्योगों में जिनमें पूंजी की आवश्यकता कम पड़ती है, उस तरह के उद्योगों को
पनपने के लिए सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए लोकल स्तर पर। सर, जैसा कि आपने किसानों की बात कही कि कृषि की बात कही कि कृषि सेक्टर में कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है, यूथ है, वो नहीं शामिल होगा। हाल ही में अगर देखा जाए कि पूरे देश में और स्पेशली फिरोज़ाबाद की बात करें तो कहीं ना कहीं फिरोज़ाबाद में डीएपी जो है वो महंगी मिल रही है और कमी आ रही है, जबकि मौसम भी राबी की फसल का है और अगर डीएपी या खाद नहीं मिली तो किसानों को बहुत नुकसान होगा, उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। क्या मानते हैं, इस पर सरकार को कुछ देखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस चीज़ की आवश्यकता जहाँ पर है और जब जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ वहाँ पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। और वो सरकार की उतनी ही जिम्मेदारी नहीं है, सही क्वालिटी की और सही रेट पर मिले। कोई भी व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो है ब्लैक में करेगा और एक्स्ट्रा पैसे लेगा। यदि ये हो रहा है तो ये बिल्कुल ये सरकार के और सरकार के अफसरों की नाकामयाबी है, जिसमें सरकार किसी भी हालत में कोई भी बयान दे करके बच नहीं सकती। ये सरकार की जिम्मेदारी। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें फिरोज़ाबाद की, चूँकि फिरोज़ाबाद गिलास इंडस्ट्रियल है, यहाँ पर काफ़ी सारे उद्योग, कांच का कार्य किया जाता है, कारखाने हैं, व्यापारी अगर हम व्यापारियों की जब सुनते हैं तो व्यापारियों का ये कहना है कहीं ना कहीं जो स्थिति पहले थी वो अब नहीं है। क्या मानते हैं सर, क्या कुछ बदलाव, क्या डिफरेंट हुआ इस समय? सिर्फ मुद्दे की एक ही बात है कि उनकी जो आमदनी होती थी, आमदनी तो हम कहते हैं कि टोटल जितना पैसा मिला खर्चा काट करके जो बचत होती थी, आज यदि हम 17 का मुकाबला देखें या 14 का मुकाबला देखें, उसके मुकाबले आज की डेट में वो जो परसेंटेज है बचत का वो बेहद कम है, बल्कि कहीं कहीं पर तो जीरो है, कहीं कहीं पर नेगेटिव भी है। तो जो व्यापारी हमारा ये बात कहता है कि वो आमदनी से परेशान है, तो उसका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बात यही है कि उसका जो प्रोडक्ट है जी, जिस रेट पर वो बेचना चाहता है वो बिकता नहीं, उसकी कॉस्टिंग लगातार बढ़ती जा रही है, तो जो उसका जो इफ़ेक्टिव मार्जिन है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। और इस हद तक कम हो जाता है कि कभी कभी तो उसको अपना जो माल है वो इवन कॉस्ट टू कॉस्ट पर भी निकालना पड़ता है। तो ये जो स्थिति है ये व्यापारी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं है। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए और प्रयास सरकार को ये करना चाहिए कि जो इसकी इनपुट कॉस्ट है वो किस हद से कम हो सकती है, इस दिशा में प्रयास करें। सर, जनपद फिरोज़ाबाद को या कहें प्रदेश को हमें ऐसे क्या स्टेप लेने चाहिए जो फिरोज़ाबाद और अपने प्रदेश को सुधारा जा सके, यहाँ की अभी की वर्तमान स्थिति को बदला जा सके? देखिए, इस संबंध में मैंने जैसे पहले ही कहा था, हमको आज हमारे गांवों में और शहरों में जो कुटीर उद्योग होते थे वो एक तरह से बिल्कुल बंद हो चुके हैं। क्या कारण, सबसे बड़ा कारण क्या रहा? तो उसके दो बड़े बहुत कारण हैं। एक तो कंपटीशन मशीनों से जी, दूसरी बात ये सरकार की ओर कोई ध्यान नहीं, इस कारण से उनको बढ़ावा नहीं मिला किसी भी तरह से। इन सारी चीज़ों को यदि हम मद्देनज़र रखते हुए एक बार पुनः हमको बड़े उद्योग भी लगाएं, लेकिन हमको जो कुटीर उद्योग हैं वो बहुत कम पूंजी, जैसे आप फिरोज़ाबाद का ही ग्लास बैंगल्स ले लीजिएगा। देखिए, एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत कम पूंजी लगी हुई है, लेकिन यदि नंबर ऑफ लोगों को देखा जाए कि जितने इसमें लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे कारखानों में करीब यदि देखा जाए तो मुश्किल से 1000 करोड़ रुपया लगा होगा, लेकिन 1000 करोड़ रुपये वो करीब करीब 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। इससे यदि पूंजी और रेशियो के हिसाब से देखा जाए, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, कोई भी उद्योग नहीं आता जो इतने बड़े पैमाने पर इतना सस्ता एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। हमको इसी तरह के उद्योग, इसी तरह की कुटीर उद्योग, इसी तरह के ग्रामीणों में उद्योग, ये हमको डेवलप करने चाहिए। असल में हो क्या रहा है,
जो जिस चीज़ का जानकार है उसको वो काम करने का मौका नहीं मिलता। मैं एक छोटा सा उदाहरण जापान का दे सकता हूँ। जापान में जैसे अपने यहाँ 12th होता है, 12th तक वहीं का मान लीजिएगा 12th है, तो 12th तक सबको बॉयज़ एंड गर्ल्स को बराबर शिक्षा दी जाती है। लेकिन इसके बाद में बॉयज़ और गर्ल्स को उनकी इच्छा के अनुसार जिस काम में उनको रुचि है उसी में ही हायर एजुकेशन दिया जाता है। यानी उनको 3 साल में उस काम के लिए परफेक्ट कर दिया जाता है। सिर्फ उसी तरह के कारखानों में उसी तरह के कार्यों में काम करने का मौका दिया जाता है, जिससे कि वो वहाँ के 3 साल बिताने के बाद में वो वहाँ अपना कार्य खुद कर सकते हैं या दूसरी जगह लग सकते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा में ये सब काम नहीं है। हमारे यहाँ MA BA की तमाम बहुत बड़ी फौज हमने इकट्ठी कर दी, लेकिन मतलब किसी का भी कुछ नहीं। सर, क्या आपका ये मानना है, या हम इस दृष्टि से इसको देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था चरमरा रही है उसका सबसे बड़ा असर शिक्षा भी रही है उसका सबसे बड़ा असर? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शिक्षा हमेशा सेकेंडरी एस्पेक्ट में देखी गई। जो शिक्षा में जिस हिसाब से समय को देखते हुए जिन बदलावों की ज़रूरत है आज वो नहीं मिल रहे। ये तो हमने किया कि MA का कोर्स हम BA में ले आए और BA का कोर्स हम इंटरमीडिएट में ले आए और इंटरमीडिएट का कोर्स 8th और 10th में ले आए। लेकिन इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ा। हमें शिक्षा की गुणवत्ता जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए। आज जॉब ओरिएंटेड नहीं है हमारी शिक्षा। हमारी शिक्षा सिर्फ सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सर्विस में यदि उसको मिल जाए नौकरी तो बहुत अच्छा है, वरना वो बेचारा यूथ फ्रस्ट्रेटेड रो करके परेशान होता है और वो खाली घूमता रहता है। शिक्षा में बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है, बिल्कुल ये करना चाहिए। सर, हमारे भारत देश के जो वित्त मंत्री हैं वो सीतारमण, लेकिन हम अगर आपकी बात करें तो आप इस विषय में बहुत अच्छे से अनुभवी हैं, तो क्या मानते हैं जो आर्थिक मुद्दे हैं उस पर क्या कुछ काम नए होने चाहिए और बेहतर इस विषय को बनाया जा सके? जी, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि रूरल एरियाज़ को डेवलप करना पड़ेगा। जी, हमारी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर इस मामले में जागरूक हैं, उनको मालूम भी है। अब कितना कर पाती हैं, कितना कर रही हैं, ये उनके क्या कॉन्स्टेंट्स हैं ये हमें नहीं मालूम। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि हमको जो रूरल एरिया है उसकी ओर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कुटीर उद्योगों की ओर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनमें जब जो डेवलपमेंट होगा तो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट की और ये जो समस्या है वो काफ़ी हद तक उसमें सुधार आएगा और काफ़ी हद तक लोगों को उसमें राहत। सर, क्या आप मानते हैं कि जो हमारा देश है वो फाइनेंशियली तौर से कमज़ोर हो रहा है? इससे हम आम जो हमारा व्यक्ति है उसकी स्थिति को हम कैसे देख सकते हैं? क्या उस पर क्या स्थिति पड़ रही होगी इस पर? नहीं, देखिए, यदि हम इंटरनेशनल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारी इकोनॉमी इस पिछले 3-4 साल में कमज़ोर ज़रूर हुई थी, लेकिन अब पुनः फिर से उसने करवट बदली है और काफ़ी ऊंचाई की ओर जा रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारा देश कहीं कमज़ोर हो रहा है। मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि हमारा ये समाज है और समाज का व्यक्ति है वो कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी में आने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी का दौर ख़त्म हो चुका है। अब पुनः एक नए उत्साह के साथ काम करने की आवश्यकता है। भविष्य बहुत उज्जवल है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा होने वाली हैं और हम तन मन धन से ईमानदारी से कार्य करें तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य बहुत सुंदर है। सर, इस बात को आप मानते हैं कि हमारा जो देश है हमारे पड़ोसी देशों से कहाँ खड़ा है? जैसे अगर हम चाइना को
फॉर एग्जांपल चाइना की अगर बात कर ले तो चाइना के कंपैरिजन में कहाँ है हमारा स्टेट, किस लेवल पे खड़ा है, इस बात को तो आप नहीं नकार सकते। देखिए, चाइना और हमारे देश की बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हैं। चाइना की अपनी अलग समस्या है, हमारे भारत देश की एक अलग समस्या है। जी। यहाँ पर बहुत सारे डिसीजन पॉलिटिकल रीजन से वो लिए जाते हैं जिनको लेने की कदापि आवश्यकता नहीं है और जिसके दूरगामी बड़े दुष्परिणाम होते हैं। ऐसा चाइना में नहीं है। वहाँ तो चाइना में उन्होंने यदि जो निर्णय लेना है वो देश हित के रूप में लिया जाता है। जी। यहाँ क्योंकि हमको हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, हर 5 साल बाद हर पार्टी प्रयास करती है कि मैं शासन में आऊँ, उसके कारण से वो लंबे चौड़े वो प्रॉमिस करते हैं और वो उस तरह के प्रॉमिस करते हैं जिनके कारण से देश के नागरिकों का दूरगामी दुष्परिणाम होता है। जी। लेकिन ये हमारे यहाँ की पद्धति है। अब उसको किस तरह से बदला जाएगा, किस तरह से चेंज हो सकता है, ये तो मैं नहीं बतला सकता। ये तो यहाँ के जो शीर्षधार लोग हैं वही उसका निर्णय लेंगे। लेकिन जो मैं एक बात ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पॉलिटिकली जो बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, ख़ासतौर से आर्थिक मुद्दे के ऊपर, जी। वो काफ़ी कुछ कभी कभी बहुत दुष्परिणाम देते हैं। उस तरह के मुद्दों को, उस तरह के निर्णयों को लेने के लिए बिल्कुल किसी न किसी तरह से रोक लगे, इस बात की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। तो सर ये थे सीए पवन अग्रवाल जी, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ, जिन्होंने हमसे कई सारे हमारे सवालों पे सीधे जवाब दिए और आपके भी कई सारे सवाल आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका कोई जवाब या कुछ देश के लिए, फिरोज़ाबाद की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भविष्य बहुत उज्जवल है। आप पूरे दिन को भूल जाएं। अब आज से कल्पना करें कि हमारा एक सुनहरा चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। आप काम करें और ईमानदारी से काम करें। जिस में भी हैं, व्यवसाय में व्यवसाय करें, नौकरी में नौकरी करें, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है उसमें करें। भविष्य बहुत उज्जवल है, कहीं पर भी अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बुरे दिन जो थे वो निकल चुके हैं और सबको ईश्वर बहुत अच्छा करें। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं और आपका भी कोई मुद्दा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार देते रहें। और फिर मैं एक बार अपने सम्मानित दर्शकों से कहना चाहूँगी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, स्नेह देने के लिए और आरके टीवी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार दिल से, मन से धन्यवाद। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।